Hello everyone, welcome to JL Prayojan classes. I am Imran Ansari and qualified UGC NET JRF in 2020 and currently pursuing in PhD in Ranchi University, Ranchi. आज हम लोग बात करेंगे पीजीटी जो झारखंड यानी JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, कॉमर्स से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। पीजीटी कॉमर्स JSSC के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन अब तक क्या क्या आ चुका है, हम लोग को कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, कितने पार्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, तो ये सारा डिटेल्स आज एक ही वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। डायरेक्टली टॉप पेज में तो हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं एज पर जो नोटिफिकेशन 2017 में आया था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया है कि मे बी 2020 के एंड तक वैकेंसी आ जाए। तो हम लोग सिलेबस बात करेंगे जो 2017 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसके हिसाब से मोर और लेस सिमिलर ही सब्जेक्ट रहेगा। मे बी 10% इधर उधर सिलेबस हो सकता है, लेकिन मेजर आपका यही 2017 का जो सिलेबस था उसी के हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा। तो इसमें टोटल 2 पार्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। ये सब एज लिमिट ये सब क्या है, जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक बार और सिलेबस के बारे में डिस्कशन और एक बार करेंगे। आज सिर्फ बात कर लेते हैं कि टोटल कितने पेपर होंगे। तो परीक्षा का स्वरूप है कि कैसे परीक्षा होगा, तो यह परीक्षा कंप्यूटर जांच आधारित पर होगा। और टोटल कितने पार्ट होंगे, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा। 2 पार्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के। दैट मीन्स कि 450 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा,
450 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। और आपका पार्ट क्या रहेगा, क्या क्या प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आपका पहला है सामान्य अध्ययन, जिससे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स ईच। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच। इसके अलावा कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ये आपके पार्ट ए में रहेंगे। तो सामान्य अध्ययन का कितना क्वेश्चन होगा, 40, सामान्य विज्ञान का 20, सामान्य गणित का 20 एंड मानसिक क्षमता जांच का 20 और कंप्यूटर का 20। और झारखंड राज्य से रिलेटेड ज्ञान यानी कि JSSC है, तो आपको पता है कि झारखंड का जो भी झारखंड से रिलेटेड संबंधित जो भी सामान्य ज्ञान होगा उसके बारे में भी स्टडी करना होगा। तो इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 150, 3 मार्क्स ईच और 450 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, ध्यान दीजिएगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब 1/3 का इसमें कटौती भी की जाएगी। निगेटिव मार्किंग है पार्ट ए में। एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो उसमें 1 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना होगा। निगेटिव मार्किंग भी है पार्ट ए में। पार्ट ए के अलावा बात करेंगे पार्ट बी। और पार्ट ए में भी क्या क्या सिलेबस है ये भी दिया हुआ। सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, PDF आपके वीडियो लिंक में मिल जाएगा, आप इसको और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हम मेजर पार्ट को आज कवर करेंगे और ख़ास करके फोकस करेंगे कि कॉमर्स का स्पेसिफिक सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अब तक क्या समझे हम लोग कि पार्ट ए में 150 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच यानी 450 मार्क्स का, और निगेटिव मार्किंग भी किए जाएंगे 1/3। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में क्या होगा कि मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित 2 पार्ट होंगे, यानी मेन एग्ज़ाम में भी 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट क्या होगा, प्रथम पत्र होगा सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा ज्ञान। इसमें भी सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा ज्ञान का एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। और टाइम क्या रहेगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, क्या समझ में आया कि मेन एग्ज़ाम में भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान है और हिंदी भाषा का ज्ञान है, 3 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स ईच। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी गलत उत्तर के लिए किसी अंक की कटौती नहीं की जाएगी। बच्चों ध्यान देंगे, कोई भी यहाँ पर कटौती नहीं की जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम में पूरा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा हम लोगों को। और इससे पहले वाला जो पार्ट 1 एग्ज़ाम था उसमें क्या था, प्रारंभिक परीक्षा में, कि निगेटिव मार्किंग भी था। अब आ जाते हैं हम लोग कॉमर्स के सिलेबस के पास। द्वितीय पत्र में, द्वितीय पत्र क्या होंगे, अब तक जो भी हम लोग देखे, जो पार्ट 1 देखे वो किससे रिलेटेड था, वो सभी सब्जेक्ट के लिए एक एग्ज़ाम होगा, आइदर कॉमर्स हो या एनी अदर सब्जेक्ट, सभी के लिए वो कॉमन पेपर होगा। लेकिन ये जो द्वितीय पत्र है ये संबंधित विषय की परीक्षा होगी, यानी जो कॉमर्स का होंगे उनके लिए अलग से कॉमर्स का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जो हिस्ट्री के होंगे वो हिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम देंगे, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम देंगे। तो आज हम लोग मेन इसी पर फोकस करने वाले हैं, जो मेन एग्ज़ाम का द्वितीय पार्ट है, सेकेंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे कॉमर्स का। ठीक है,
और हम आप लोगों का कॉमर्स का क्लास लेंगे, तो मेन इसी पर हम लोग आज बात करेंगे और ज़्यादा। तो अब आ जाते हैं द्वितीय पत्र में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। हम लोग बात करेंगे कॉमर्स का। यस, कॉमर्स सब्जेक्ट आपका कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स में भी आपका पहला होगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर में क्या क्या कंटेंट हम लोग को डिस्कशन करना होगा, क्या क्या स्टडी करना होगा। तो अकाउंटिंग एज अ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग क्या होता है, उसका डिफिनेशन, कैसे बुक कीपिंग किया जाता है, जर्नल एंट्री कैसे होता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो उसके बारे में डिस्कशन करना है। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल्स with particulars reference to current purchasing power, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CPP। यानी कि वैल्यू पैसे का क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी पढ़ना होगा। जैसे वैल्यू क्या होता है मनी का, धीरे धीरे डिवैल्यू होते जाता है। जो सामान आज से पहले 100 रुपये मिलता था, आज से 5 साल पहले जो सामान 100 रुपये में ख़रीदते थे वहीं आज कितने मिलेगा, 200 रुपये में मिलेगा। तो क्या हुआ, पैसा अपना वैल्यू खो दिया। तो उसका अकाउंटिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी को बोलते हैं करंट परचेजिंग पावर। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग एडवांस्ड प्रॉब्लम ऑफ कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, कंपनी से अकाउंट से रिलेटेड स्टडी करना होगा। कंपनी क्या होती है, कंपनी का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, शेयर कैसे इशू करते हैं। आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे शेयर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ शेयर कैसे इशू किया जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू। उससे रिलेटेड हम लोग एडवांस प्रॉब्लम देखने वाले हैं कंपनी से रिलेटेड। फिर है अमलगमेशन पढ़े होंगे आप लोग की ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे आप लोग। और एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी कॉमर्स का सिलेबस होगा, जो आप 11th से लेकर के और पीजी तक पढ़े हैं वहाँ तक ही आएगा। खास करके ग्रेजुएशन तक ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, हालांकि पीजी का भी कुछ सवाल इसमें पूछ सकता है। तो अमलगमेशन क्या होता है, जब 2 और मोर कंपनी आपस में इंटीग्रेट होती है और एक न्यू कंपनी का फॉर्मेशन करती है, तो उसका क्या अकाउंटिंग मेथड होगा, कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा, उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे अमलगमेशन चैप्टर में। फिर एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन का ही छोटा पार्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या कर लेती है, अक्वायर कर लेती है, यानी परचेज कर लेती है, अपने में वो मिला लेती है। तो उसका क्या जर्नल का मेथड होगा, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन कैसे होगा, और ट्रांसफरी के बुक में क्या क्या एंट्री होगा, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ये मेन क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं, और आप लोग ज़रूर इसके बारे में सुने होंगे, देखे होंगे और बनाए भी होंगे, ठीक है। और आगे क्या है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हम लोग जब पुरानी कंपनी जो फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है उसको क्या करते हैं हम लोग कि उसका जो भी लॉसेज है या जो भी प्रीवियस ईयर कई सालों का लॉसेज है उसको राइट ऑफ करके एसेट्स का वैल्यू, शेयर्स का वैल्यू कम करके
और उसको हम लोग फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, पॉलिसी होगा, मेथड होगा, जर्नल होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर है? फिर है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़े होंगे हम लोग। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर को अक्वायर कर लेती है, उसी को क्या बोलते हैं? होल्डिंग बोलते हैं। इसमें कई सारा तरीका होता है होल्डिंग करने का। मैनेजमेंट में भी होल्डिंग कर लेते हैं मोर देन 50%। डायरेक्टर किसके हो जाते हैं? जो होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, ये सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कमिंग लेक्चर्स में। फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। जानते हैं गुडविल क्या होता है? पढ़े होंगे, शेयर्स भी सुने होंगे। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि गुडविल कैसे वैल्यूएशन होता है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके गुडविल का वैल्यूएशन करने पर, गुडविल का नेचर क्या होता है, वैल्यूएशन के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, तो इससे रिलेटेड भी पढ़ेंगे। शेयर का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। फिर है कंट्रोलशिप फंक्शन, प्रॉपर्टी कंट्रोल एंड लीगल एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में, कंट्रोलशिप फंक्शन, प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ये बेसिक हम आपको ये दिखलाना चाह रहे हैं कि आप इससे अवेयर ज़रूर होंगे, कहीं न कहीं पढ़े होंगे हल्का फुल्का। हाँ, भले हम लोग को क्या करना होगा कि और इन डेप्थ स्टडी करना होगा, इन डिटेल स्टडी करना होगा हम लोगों को। नेक्स्ट है पहला पार्ट क्या था सब्जेक्ट कॉमर्स में? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। अब इसमें भी बी पार्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स भी आप लोग यूजी में, ग्रेजुएशन में ज़रूर पढ़े होंगे। तो उसका क्या प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, और इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये एक्ट होता क्या है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स की क्या क्या हेड होता है इनकम का, कैसे चार्ज किया जाता है। फिर एग्जम्पशंस, क्या क्या आपको एग्जम्पशंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन वेरियस सेक्शन भी हम लोग को स्टडी करना होगा। डायरेक्टली सेक्शन से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, अलग अलग वेरियस कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है, इस सेक्शंस वगैरह ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में हम लोग को पांचों हेड के बारे में पढ़ना होगा। डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलावेंस, हम लोग कौन सा चैप्टर, जो बिजनेस, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उस हेड में डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलावेंस का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में स्टडी करना होगा। तो डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट में हम लोग काम करते हैं बिल्कुल उससे अलग होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जो अकाउंट में पढ़ते हैं टाइम के बेसिस पर चार्ज करते हैं, 8 मंथ हुआ तो 8 मंथ का चार्ज करेंगे, SLM मेथड से चार्ज करते हैं, WDV मेथड से चार्ज करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में उसका अलग तरीका होगा, एक ब्लॉक बना लेते हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स का और उसके अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द वेरियस हेड्स। वेरियस हेड्स मतलब वही 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम PGBP यानी प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये सब पढ़ेंगे। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एसेसिबल इनकम यानी नेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, पांचों हेड को जोड़ के उसमें से अंडर सेक्शन 80C से 80U तक डिडक्शन देने के बाद जो आता है वो नेट इनकम कहलाएगा। कुछ रिबेट होता है, रिलीफ होता है, वो सब कैलकुलेशन करने के बाद तो वो भी कैलकुलेट करना होगा। यानी 5 हेड के अलावा भी जो टोटल इनकम कैलकुलेट होता है ना, वो स्टडी करना है। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होते हैं? पहले CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर में कई सारे कमिश्नरेट आते हैं, वो सब लेवल ऑफ हायरार्की पढ़ना है अथॉरिटी के बारे में कि कौन कौन अथोराइज पर्सन होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड।
ठीक है। नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर पढ़ना है। ये भी कौन सा पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट है। ये वाला क्या देखे, प्योर इनकम टैक्स था। ये वाला क्या, उससे पहले वाले ए पॉइंट भी देखे थे, क्या था, अकाउंट का पार्ट था। ये भी अकाउंट है, लेकिन कौन सा अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। अभी आप लोग को दिखलाएंगे कि 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप का, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ना हम लोग को, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कि कॉस्ट कितने टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसे होता है ना वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके बारे में पढ़ना है। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट, वो सब कैसे कैलकुलेशन होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर है टेक्निक्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है सेमी वेरिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 का पहला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड पूछा हुआ है, देखेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कंपोनेंट में, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दो पार्ट में हम लोग कैसे बांटेंगे, कौन से दो पार्ट में बटेगा, एक बटेगा वेरिएबल और एक बटेगा फिक्स्ड। तो वहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि सेमी वेरिएबल को फिक्स्ड में कैसे बांटना है और सेमी वेरिएबल को ही वेरिएबल कॉस्ट में कैसे बांटना है, उसके बारे में भी स्टडी करना होगा हम लोगों को। इसके बाद होगा जॉब कॉस्टिंग, जैसे फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, लिफो, मीफो, हिफो, ये सब के बारे में पढ़ना होगा, एंड वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि फीफो पढ़ना है और वेटेड पढ़ना है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा। कॉस्ट अकाउंट में आप लोग पढ़े होंगे, सिंगल यूनिट करके चैप्टर था उससे रिलेटेड, तो वो सब और इन डिटेल में पढ़ना होगा। फिर है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनंशियल अकाउंट्स, कि हम लोग कॉस्ट अकाउंट जब बनाते हैं उसमें जो प्रॉफिट आता है और जो कॉस्ट का प्रॉफिट है और फिनांस का प्रॉफिट है। कॉस्ट का प्रॉफिट कैसे आता है, जो कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है उसको कॉस्ट का प्रॉफिट बोलते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं, फिनांस का प्रॉफिट। तो दोनों में मिसमैच हो जाता है, तो उसको कैसे हम लोग मैचिंग कराने का काम करेंगे, वो सब भी स्टडी करना होगा रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फिनंशियल अकाउंट्स में। फिर है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लेते हैं, फिक्स्ड कंपोनेंट यानी फिक्स्ड कॉस्ट को अलग कर लेते हैं, और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके जो आता उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिर फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तब आता EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका भी एनालिसिस करना होगा, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब सीखेंगे। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, यानी कि PV रेशियो सुने होंगे आप लोग, वो सब कैलकुलेशन करेंगे। अलजेब्रिक फार्मूला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, शट डाउन पॉइंट्स। इसके बाद है टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाए। कॉस्ट हम लोग पढ़ते ही इसीलिए हैं कि कॉस्ट पर कंट्रोल कैसे किया जाए, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। फिर है कॉस्ट रिडक्शन, कंट्रोल और रिडक्शन क्या होता है दोनों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंसेज है। फिर है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, बजट के बारे में पढ़ना है कि पहले बजट क्या होता है, फिर बजटरी कंट्रोल भी पढ़ेंगे। उसमें कई सारे टाइप्स का बजट होता है, जैसे फ्लेक्सिबल बजट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसके बाद पढ़ेंगे।
फिर वेरिएंसेज एनालिसिस पढ़ेंगे, क्या क्या वेरिएंसेज है, कंपेयर करते हैं ना हम लोग कि एक्चुअल कॉस्ट क्या हुआ और बजटेड कॉस्ट क्या था, या बजटेड सेल्स क्या था और एक्चुअल सेल्स क्या था, दोनों में कंपेयर करते हैं कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो वो सब के बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर अकाउंटिंग बेसिस ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स एंड देयर इनहेरेंट फैलेसी कॉस्टिंग फॉर प्राइसिंग डिसीजन, यानी कि आपका अलग अलग अकाउंटिंग का बेस होगा चार्जिंग का, ओवरहेड का। ओवरहेड समझते हैं ना क्या होता है? मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लगता है, मटेरियल, लेबर, इसके बाद ओवरहेड। तो वहीं ओवरहेड को कैसे अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे एलोकेशन होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी, ओवरहेड्स का एलोकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद डी पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द अटेस्ट फंक्शन। ये थोड़ा सा आप लोगों को नया पॉइंट्स लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन में ज़्यादातर ऑडिट उतना पढ़ते हैं नहीं, तो ये चीज़ है, बट सिंपल हो जाएगा, सब थ्योरी पोर्शन है ये। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन भी ज़्यादातर आएगा, लगभग अगर कॉमर्स से बात करें तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें से लगभग 70% क्वेश्चन से भी ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा एग्ज़ाम में, और 30% अप्रॉक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें कैलकुलेशन करना होगा, अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऑडिट में क्या पढ़ना है, प्रोग्रामिंग द ऑडिट वर्क, की ऑडिट वर्क करने से पहले क्या प्रोग्राम बनाएंगे, क्या मेथड होगा, कैसे प्लानिंग करेंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ना है। अब वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन कि एसेट्स का प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ दिखाया गया है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं। कार 10 लाख का एक्चुअल वैल्यू है और दिखाया गया बैलेंस शीट में 8 लाख रुपए, तो मिसमैच हो गया, तो उसका प्रॉपर वैल्यू हुआ है कि नहीं वो पढ़ना है, और वेरिफिकेशन भी करना है। वैल्यूएशन में क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी एसेट्स का वैल्यू लगाते हैं, और वेरिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाया गया है, जैसे कार दिखाया गया है, तो कार क्या कंपनी के नाम से है और क्या कंपनी के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ कि नहीं हुआ, यही सब हम लोग काम करते हैं ऑडिट वर्क में, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन के अंतर्गत। फिर है एसेट्स का फिक्स्ड, फिर वेस्टिंग एंड करंट एसेट्स, यानी कि वहीं वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन हम लोग क्या चीज़ का करते हैं, एसेट्स का। एसेट्स को अलग अलग यहाँ पर बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स, वेस्टिंग, करंट एसेट्स। फिर ये वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ का भी वेरिफिकेशन करते हैं कि लायबिलिटीज़ सच में उतना है कि नहीं है, कहीं बिजनेसमैन या बिजनेस कंपनी गलत तो नहीं ना दिखा दी है बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ में। जैसे बैंक से लोन लिया गया 10 लाख, बैलेंस शीट में दिखा गया 15 लाख, तो उसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, बैंक से कंफर्म करते हैं कि कितने का लोन है, अगर मैच कर गया मतलब ठीक दिखाया गया है, तो वहीं वेरिफिकेशन करेंगे लायबिलिटीज़ का। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, कंपनी का ऑडिट, कैसे इसका ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता है, पावर क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होता है, और लायबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर समझते हैं क्या होता है, जो ऑडिटिंग का काम करेगा उसको बोलेंगे ऑडिटर। ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होगा कि ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑडिट करके वहाँ से वेरियस इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा, रिपोर्ट देगा। तो वो सब भी होता क्या, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 2, जो कॉमर्स का सिलेबस है इसका यूनिट 2। इसमें क्या पढ़ना है, बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ना है एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है।
ग्रेजुएशन में भी हम लोग पढ़े होंगे फिनंशियल मैनेजमेंट, या पीजी में पढ़े होंगे फिनंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, अलग अलग नामों से हम लोग ज़रूर कहीं ना कहीं फाइनेंस को डिस्कशन किए होंगे। और फिनंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंकिंग के बारे में पढ़ना होगा, कितने टाइप्स की बैंक होती है, नेशनलाइज्ड, कमर्शियल, ये सब बैंक क्या होती है, बैंक का इस्टाब्लिशमेंट पहला बैंक कौन था, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो ये टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस और फिनंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसमें क्या क्या कंटेंट है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिनंशियल मैनेजमेंट, कि फिनंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस क्या है, फंक्शन क्या होता है फिनंशियल मैनेजर का। तो इसमें है फिनंशियल गोल, कि फिनंशियल का गोल क्या होता है, फिनंशियल गोल ऑफ कॉरपोरेशन मतलब किसी भी बिजनेस का फिनंशियल गोल होता क्या है। फिर कैपिटल बजटिंग में हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, कि जब आपके पास फंड है तो उस फंड को कहाँ पर इन्वेस्ट करें सो दैट कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ है और आपके पास 4 प्रपोजल है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी। अब आप उसमें से कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो चारों प्रपोजल को हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे अलग अलग पैरामीटर पर, और जो सबसे बेस्ट होगा उसी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोला जाता है। ये भी हम लोग पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है कैपिटल बजटिंग के बाद रूल्स ऑफ द थंब एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोचेज। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, वहीं जो मनी अपना वैल्यू डिवैल्यूएट होते जाता है उसके बारे में पढ़ना है, कि कैसे मनी अपना वैल्यू डिक्रीज होते जाता है, कैसे डिप्रिसिएट होता है मनी, उसके बारे में पढ़ना है कैश फ्लो अप्रोच में। इनकॉर्पोरेटिंग अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलिए या फिर कैपिटल बजटिंग बोलिए, दोनों क्या है, एक ही है लगभग, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसमें डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक अलग से कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर हम लोग करेंगे। वहाँ पर डिसाइड होगा कि क्या बेस्ट कैपिटल मिक्स होगा। कैपिटल मिक्स मतलब डेट कितना रखें, इक्विटी का कितना पोर्शन रखें, प्रेफरेंस का कितना प्रोपोर्शन रखें, यानी टोटल कैपिटल में से कितना किसका प्रोपोर्शन रखें, सो दैट कि कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो सके और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो ये सब भी देखेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में देखेंगे कि डेट से लेते हैं तो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, प्रेफरेंस का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और वो सबको एक साथ कंबाइंड करके एनालिसिस करते हैं, उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। एंड दी कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द मोदिगिलानी एंड मिलर मॉडल सोर्स, अलग अलग ऑथर्स हैं, मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, कई सारा अप्रोचेज होगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर है आपका रोल ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है उसके बारे में स्टडी होगा। आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमाइजिंग मॉडल ऑफ जेम्स ई वॉल्टर मॉडल और जॉन लिंटनर फॉर्म्स। हालांकि इसका भी डिविडेंड पॉलिसी का भी अलग अलग ऑथर हैं, जेम्स ई वॉल्टर हैं, जॉर्डन मॉडल है, अलग अलग मेथड है डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए, तो उसके बारे में भी स्टडी होगा। तो आपका यूनिट 2 में लगभग इतना ही था ये सब। इसके बाद इसका बी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशिएंसी ऑफ इंडियन मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक।
कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना है, मनी मार्केट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग इन डिटेल। ये शॉर्ट में समरी बता रहे हैं कि आपका सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ, सो दैट कि आप अवेयर हो जाएं कि बिल्कुल हम लोग इससे अवेयर हो जाएं कि हम लोग ये ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आराम से पीजीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल टफ नहीं है। फिर है प्रोविज़न ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फेवरेट टॉपिक था। JSSC PGT का प्रीवियस ईयर जो 2017 का हुआ था, बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं एग्ज़ाम में, कई सारा क्वेश्चन दिखेगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में इन डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। चेक क्या होता है, चेक क्या होता है, इसके बाद आपका प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट है जी आपका ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे कई सारे एक्ट और प्रोविज़न को स्टडी करेंगे, जैसे लेबर वेलफेयर, बोनस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो थर्ड पार्ट में यही ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। घबराएंगे नहीं कि क्या क्या है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। इस बार पीजीटी क्वालिफाई करके रहना है सबको। इंडस्ट्रियल रिलेशन कि वर्कर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट होगा उसका कैसे रिड्रेसल होगा, या क्या मैनेजमेंट को प्रोविज़न बनाया गया है कि कैसे वर्कर के लिए काम करना है। ठीक है, तो ये सब वेरियस एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ग्रोथ करना है एम्प्लॉई का, क्योंकि विदाउट एम्प्लॉई कोई बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता है। तो दोनों का इक्वल रोल होता है, मैनेजमेंट का भी और एम्प्लॉई का भी। तो दोनों कैसे कोऑर्डिनेशन होकर के, कोलैबोरेट होकर के काम करेंगे, कैसे सबका फेयर वेजेज होगा, सैलरी होगा। तो यही था, टोटल 4 यूनिट है, बहुत आसान है, बस टोटल 4 यूनिट तक ही है। तो बिल्कुल ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, या फिर MCQ भी देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है जी, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस हो जाए। कहाँ से है सर? हो जाएगा सर, हो जाएगा। मार्च 2018 को एग्ज़ाम हुआ था, 2:30 से 5:30, यानी 3 आवर्स का एग्ज़ाम था। पीजीटी कॉमर्स 2017 का जो नोटिफिकेशन था, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो दैट कि आपको लगे कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है जी आपके सामने, विजिबल है, बिल्कुल ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है द बजटेड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹2,50,000 for 5,000 units of production per month and 2,86,000 for 6,200 units of production per month. The company manufactures कितना यूनिट? 7 यूनिट्स।
इन द मंथ ऑफ मार्च द बजटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ इज, कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। किस टॉपिक से क्वेश्चन है, वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है। जो हम लोग पढ़े थे ना कि वेरिएबल कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है, कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में एलोकेट करते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो उसी से रिलेटेड है। हालांकि ये सब और डिटेल में हम लोग इसका सल्यूशन हम करवाएंगे कि कैसे होता है, खाली हम क्वेश्चन दिखाना मेरा पर्पस है आज का, कि क्वेश्चन देख लें आप लोग कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द करंट सेल्स ऑफ XYZ एंड कंपनी कितना है, 480 lakhs with a credit period 1 month, bad debt 1% of sales, the contribution is 30% of sales। देख रहे हैं किससे, मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड है और सेल्स से रिलेटेड है, कि कंट्रीब्यूशन 30% है। फाइनेंस कॉस्ट फॉर XYZ कंपनी इज 15% पर एनम इफ़ द क्रेडिट पीरियड इज इंक्रीज्ड टू 2 months। Sales are expected to 600 lakhs, but bad debts may rise to 5% of sales. The additional net contribution resulting from this proposal over and above the existing contribution will be कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि जब सेल्स कर रहे हैं 480 लाख, एक महीने के उधार दे रहे हैं, कितना क्रेडिट पीरियड ग्रांट कर रहे हैं, 1 month, तो बैड डेट्स कितना हो रहा, पैसा डूबने का चांस है 1%, लेकिन और कंट्रीब्यूशन कितना है 30%। लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट पीरियड ग्रांट करते हैं कितने मंथ के लिए, इंक्रीज टू 2 month, तो बैड डेट कितना हो जाता है 5%, पैसा डूबने का चांस बढ़ जाता है। तो बैड डेट्स, सेल्स और कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर यूजुअली ओमिटेड फ्रॉम स्टॉक वैल्यूएशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये आपका ओवरहेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरहेड चैप्टर होगा, उससे रिलेटेड है। हाँ देखिए, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट, इसमें से कौन सा वैलिड प्रोमिसरी नोट है वो बताना है। तो ये कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से रिलेटेड है। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और तब MCQ भी सोल्व करेंगे। मेरा पर्पस आज बिल्कुल इसको सोल्व कराना नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखलाना पर्पस है, कि आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल अलग नहीं दिखेगा आपको, कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या है, अ वर्कर हु डिसलाइक्स हीज करंट जॉब, यानी वर्कर पसंद नहीं करता है करंट जॉब को। फाइंड द अल्टरनेटिव ऑफ आइदर क्विटिंग और चेंजिंग द करंट जॉब, लेस अट्रैक्टिव एंड लीस्ट प्रेफर्ड इज इन द स्टेट ऑफ, क्या अप्रोच होगा इसमें से, किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, या इंडस्ट्रियल में भी आ सकता है उससे रिलेटेड है। और देख रहे हैं मैक्सिमम पोर्शन क्या आ रहा है, थ्योरिटिकल पोर्शन है। तो बिल्कुल जो लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डरते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आ रहा, थ्योरिटिकल पोर्शन से आएगा। तो प्रैक्टिकल से डरने की ज़रूरत नहीं, और प्रैक्टिकल भी बिल्कुल आसान आएगा जी, बिल्कुल आप एक लाइन में सोल्व कर लेंगे, उतनी बड़ी सवाल नहीं रहेगी एग्ज़ाम में। जैसे देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, फिर देखिए सब थ्योरी है। द डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड, किससे रिलेटेड है, या तो आपका होगा प्रोमिसरी नहीं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से रिलेटेड है। सब थ्योरी है, देखिए पूरा थ्योरी है। तो आज इतना ही रखते हैं, और ये सब जो प्रीवियस क्वेश्चन है या जो सिलेबस हम लोग डिस्कशन किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
और यहाँ पर यानी जेएल प्रयोजन क्लासेज में क्लासेज स्टार्ट हो गया है। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट का बेसिकली क्लासेज स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम स्पेशली कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का क्लासेज हम कंडक्ट करेंगे। बाकी और सारे टीचर्स हैं जो कि ऑल पीजीटी क्लासेज चलेगा यहाँ पे, कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 और पेपर 2 सभी क्लासेज कंडक्ट किए जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।